बाड़मेर आने का क्या उद्देश्य था? और मैंने अभी कहा था कि मेरा एक सपना था कि बाड़मेर में जाकर मैं सेमिनार करूं। आप इस धरती पर आप सबके पास में हॉस्टल है, सुविधा होगी। आप सबके पास में हॉस्टल है, सुविधा होगी। मैं जिस घर में रह रहा था और हिंदी पढ़ रहा था, मतलब मैं मेरी तैयारी कर रहा था पढ़ाने की, उसमें एक भी खिड़की नहीं थी, शटर था, दुकान थी। दुकान होती है, अंदर बिल्कुल सीमेंट वाला प्लास्टर था, 100 वाट का एक बल्ब था, वो जब चाहे तब फ्यूज हो जाता, 10-15। और मैं सिंदरी चौराहे के उस तरफ रहकर पढ़ाई कर रहा था जहां पर उस गली में जाते तो लगता, रात को तो डर लगता था। तो कभी यह मत देखना आप कि यार मेरे पास सुविधा नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं थी, आपके पास सुविधा तो है। हॉस्टल में रह रहा हो, खाना बन बनाया मिलता है, जबकि मुझे तो खाना खुद का पकाना होता था और उसके बाद में मेरे मामा जी यहाँ पोस्टेड थे, उनका पकाना होता था। कमरे में थे मामा, थोड़े से क्या बोलते हैं, कंजूस थे काफ़ी, मतलब पैसे खर्च नहीं करते थे। तो बोला उनके ही मित्र का मकान था, पड़ा था यहाँ पर, कोई पार्षद थे, उनका पड़ा था मकान। तो बोला ठीक है हम रह जाएंगे। मुझे बोला तू मैनेज कर लेगा? मैं कर लूँ। सप्ताह में 3 दिन मैं अकेले रहता था। पॉइंट था। लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, नज़दीक जो दुकान पड़ती है वो 1 किलोमीटर दूर थी। पानी भी टाके का मिलता था जो हम गांव में यूज करते हैं। जब मैं इस माहौल में पढ़ सकता हूं और जिन संस्थानों में पढ़ने का सपना देखता था उनके सामने जाकर अपना इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकता हूं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं जिन संस्थानों में सपना देखता था कि मैं यहाँ जाके पढ़ लूँ, काश मुझे मेरी फीस का जुगाड़ हो जाए, मतलब मेरी फीस की व्यवस्था हो जाए, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। इंस्टॉलमेंट में फीस ले ले मेरी 3 में, तो मेरा मैनेज हो जाएगा। मुझे वो सुविधा भी नहीं मिली थी। और उन संस्थानों के सामने जाकर के अपने आप को स्थापित करना, क्या जब खड़े हो, मेरी फीस 13,500 रुपये है ऑफलाइन की, और जयपुर के मार्केट में 2,000-4,000 फीस है ऑफलाइन की। ऑनलाइन बैच है 3,999, यानी 4,000 में 1 रुपये कम। वो इतना ही है, वो कभी कम नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो कांस्टेंट है। विद्यार्थी आ गया उसके लिए वही है, और जो नया आया उसके लिए ऑफर देते हैं बिजनेसमैन, और मैं एक अध्यापक हूँ। जब बिजनेस करूँगा तब ऑफर देंगे। मुझे धंधा नहीं करना है, मुझे पढ़ाना है। पढ़ाना इसलिए कि पढ़ना होता है। 10 घंटे पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ाई करनी होती है। 14 घंटे मेरे खर्च हो रहे हैं इस वक्त। ये सब मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं, जिसमें अगर काम कर लेना या उधर देश और में चला जाना कमाने के लिए, फिर आपकी बस की बात नहीं है। दिन में 50 बार इंस्टाग्राम खोलते हो, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। सोशल मीडिया पर जिसका नियंत्रण है वो व्यक्ति आज के समय में पीछे नहीं है। मेरा जो ऐप है, ऐप की जो डाउनलोडिंग है लगभग 30,000, और एक दूसरा ऐप है जिस 14,000, लगभग 45,000 के आसपास मैं ऐप डाउनलोड करा चुका हूं विद्यार्थियों को, जबकि मेरे यूट्यूब पर 30,000 भी नहीं है अभी तक। लोगों के यूट्यूब पर 10-10 लाख होते हैं और ऐप डाउनलोड होती है 2-2 लाख। 1 लाख ऐप डाउनलोड होते हैं और 10-10 लाख यूट्यूब पर होते हैं। ऐप कितने डाउनलोड हैं आपके, सब कुछ वही है कि विद्यार्थी आप तक आ रहा है पढ़ने की नीयत से, तो ऐप डाउनलोड करेगा, उसमें आपको सर्च करेगा। मैं मेरा हमेशा आंकड़ा मेरे ऐप से देखता हूं कि मेरी अभी डिमांड स्टूडेंट में कितनी है, तो मैं ये देखता हूं मेरा ऐप कितने डाउनलोड हो रहे हैं।
यदि पर डे मेरे 100-200 ऐप डाउनलोड हो रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। यूट्यूब पर मेरे 5 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 आएंगे तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। माउथ पब्लिसिटी आपका ऐप डाउनलोड करवाती है। आपके बाड़मेर में ऐसा ही क्या बैच चलता है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? चलता है? कितने बच्चे हैं? सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद में सब इंस्पेक्टर के ही एडमिशन हो, ऐसा नहीं है कांस्टेबल वालों के साथ पढ़ा दे, रीट वालों के साथ बैठा दे। आप एक दूसरे से बातचीत करो, है तो हाथ ऊपर करो, नहीं है तो मत करना। है तो फिर बाहर में टीचर कहाँ है? ये कड़वा सत्य है, सब इंस्पेक्टर को छोटी भर्ती नहीं है। सब इंस्पेक्टर बनाने वाला यदि अध्यापक नहीं है तो फिर कांस्टेबल के बैच चलते होंगे? ऑफकोर्स, वो तो आप कहीं डाणी में खड़े कर दो, वहीं आ जाएंगे बच्चे आपके पीछे। देखिए, मैं आरएस का नहीं कह रहा हूं, मैं सब इंस्पेक्टर कह रहा हूं कि आरएस में रिटर्न होता है, थोड़ा जटिल होता है काम, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए पास में, तब चलता है। सब इंस्पेक्टर का बैच कांस्टेबल के बैच के तरीके से ही चलाया जाता है। इसका मतलब है कि तो मुझे बता था सूरतगढ़ में मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, पर मैंने कहा शुरुआत मुझे बाड़मेर से करनी है, क्योंकि हिंदी जो मैंने तैयार की है इस लेवल की, वो बाड़मेर से की है। तो अब आप किसी कोचिंग के बहकावे में आकर अपना करियर दांव पर मत लगाना। थोड़ा सा पढ़ाने वाला ही बता दूं आपको, क्योंकि इन चीज़ों में मैं माहिर नहीं हूं। जो मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, मेरे हाथ में कलम हो और मेरा हिंदी का टॉपिक हो मेरे सामने, मैं उसमें इतना माहिर हूं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यहां खड़ा होकर उसमें माहिर नहीं हूं, मतलब नहीं हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं, पीछे हूं वहां पर। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट अभी आए हैं जयपुर में, 150 के आसपास एडमिशन है अभी ऑफलाइन, 1 महीना हुआ मेरे पास। सब के सब वे विद्यार्थी हैं जो सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं, वो भेज रहे हैं, या जिन जो पहले से जानते हैं और जुनून के साथ आए हैं, या 21 वाली पीछे रह गए हैं, बोला अब ऑप्शन नहीं, हम गलती नहीं कर सकते, वे आए मेरे पास। कोई विद्यार्थी, मैं आपसे अच्छा एक बात आपको और बोल रहा हूं, यदि आप कांस्टेबल एग्जाम निकालने की क्षमता रखते हैं तो आप मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको सब इंस्पेक्टर की सीट दिलवा दूंगा। बस आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इतना ही होगा कि कांस्टेबल में पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको ये पता नहीं होता है। कांस्टेबल का विद्यार्थी वन लाइनर प्रश्नों को हल कर लेता है, मतलब वन लाइनर पंक्तियों को पढ़ता है, लाइन को वन लाइनर बोलते हैं। वन लाइनर नोट्स का मतलब होता है सबसे जटिल नोट्स, जो समझ में नहीं आते हैं वो रटता उनको। वन लाइनर का मतलब जानते हो आप? एक टॉपिक लिखा और बस तीर बनाए, पंक्तियां लिखते गए और इंपॉर्टेंट चीजें देते गए आपको। वे पढ़ने की क्षमता आप रखते हैं, मतलब आपकी याददाश्त जबरदस्त है। और यही वही विषय यदि आपको थ्योरी के रूप में मिल जाए कंसेप्ट के साथ में, तो आपको दोबारा बताने जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मूल्यांकन आप खुद अपना करना नहीं जानते हो, क्योंकि आपका मस्तिष्क उन्हीं चीजों में घूमता है, क्योंकि आपको वो चीज आसान लगती है, जबकि वो चीज वास्तव में बहुत जटिल है। आपका बहुत अच्छा माइंड है पर आप कर नहीं रहे उस चीज को। तो
तो यदि आपको लगता है कि नहीं मैं कांस्टेबल की सीट निकाल सकता हूं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार अपना मूल्यांकन एक कदम आगे कर लेना, आप ऐसा ही बन जाओगे। और ऐसा ही 2025 महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है। याद रखिएगा, जिस महिला ने एसआई में अपने आप को झोंक दिया इस भर्ती के लिए, वो महिला सेलेक्ट हो जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा तैयारी जो कम कर रही है वो महिलाएं हैं, क्योंकि यह एक समय होता है, हर प्रतियोगी परीक्षा का एक समय और पहलू रहता है कि कोई एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें से तैयारी करने वाले लगभग निकल जाते हैं। इस बार महिलाओं की स्थिति होगी, आप देखना, अरे यार ये तो कांस्टेबल भी नहीं बन पा रही, नहीं तो ऐसा ही बन गई, ये पटवारी में 2 बार पहले हो गई, ग्राम सेवक हो गई, सब इंस्पेक्टर कैसे बन गई है? क्योंकि बनेगी वो। इस बार महिलाओं के अनुकूल भर्ती है ये, क्योंकि सबसे कम महिलाएं एसआई की तैयारी कर रही है, अनुकूल बन गया। 2018 में क्या हुआ था, एससी एसटी की महिलाएं जो थी और इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आ गई थी, वो सारी सेलेक्ट हो गई थी। जो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गई, वो सारी सेलेक्ट हो चुकी थी। वहां पर कोई विशेष परिस्थिति में कोई नहीं हुई, बात अलग है, क्योंकि महिलाओं की 3 सीट खाली गई थी एससी एसटी में। उन सीट के स्थान पर पुरुष कैंडिडेट को लिया था। आपके बाड़मेर से ही कुछ महिलाएं निकली हैं। यदि वही कांस्टेबल लगी रहती तो, और उन्हें पता भी नहीं था कि हमारा भाग्य मतलब यहीं पर है, तो इस बार भी जो महिलाएं इंटरव्यू तक जाएगी, उनमें से आधी सिलेक्ट हो जाएगी, जो मेरा अभी तक का जो अनुमान है इस भर्ती परीक्षा को पढ़ाने में। तो आपके आसपास घर परिवार में कोई है और वो सोचती है कि मुझे थानेदार बनना है, तो इस वक्त मौका है, उनको तैयारी करवाइए, घर बैठ के करवाइए भले आप, जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन आए। आप में से कुछ ऐसे हैं जो आज पहली बार यहां पर आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे पहले से जानते हैं। जो पहले से जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, और जो पहली बार आए हैं तो मैं उस इतना कह सकता हूं कि 35 घंटे मेरा जो विषय है वो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता है। अब वो क्या सर 35 घंटे पल्ले नहीं पड़ रहा, मतलब 35 दिन नहीं, 35 घंटे, रोज की 3 घंटे क्लास होती है, मतलब 10 दिन तक उसके पल्ले नहीं पड़ता है। पर उसके बाद वो किसी बैच में जाकर पढ़ा सकता है, यदि उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता है तो वो इस लेवल का बन जाता है। अब कर दिया आपने लाइव कर दिया, चल रहा लाइव। नहीं, मुझे पता ही नहीं, और मुझे वैसे भी यूट्यूब की दुनिया से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन कमेंट कर रहा है, कौन क्या लिख रहा है, वो मेरा काम नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत फैसला है कि वो मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सामने बैठा हुआ विद्यार्थी वो कितना मेरे प्रति है। बैच की जो व्यवस्थाएं हैं इस भर्ती में, किस उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है कि या तो ये भर्ती मेरे लिए अंतिम होगी या मेरी इस प्रतियोगी परीक्षा में एक बड़े स्तर पर शुरुआत होगी। 2 ही ऑप्शन है ये भर्ती मेरे लिए। और गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। उसका भावार्थ आप निकाल सकते हो, मैंने जो अभी शब्द बोले उनके। आरपीसी ने यदि पेपर जैसे वो आरएस प्री के लिए बच्चों को डराती है, तो मैं तो ये कहता हूं इस बार हिंदी वाले बच्चों को डरा के दिखाना आप।
ऐसा ही मैं, फिर मानेंगे कि आप बच्चों को डराते हो। आपके सर ये क्या कर रहे हो, आरपीसी तो बर्बाद कर सकती है। आरपीसी किसी को बर्बाद नहीं कर सकती, उनको चयन करवाना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है। आरपीसी ऐसा पेपर बनाती है, वो चाहती है कि योग्य विद्यार्थी हमें मिल जाए, कैंडिडेट मिले हमें योग्य, जो प्रशासन को चलाए आगे जाकर। आपके पास एक उदाहरण आ रहा है, उसको ठीक से सुनिएगा। नीट जेई भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। 720 में से कितने लाते हैं? 720 ले आते हैं। उनके भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। आपकी सब इंस्पेक्टर परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से नहीं है, और अब 400 में से 300 भी ले नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि आपके पढ़ाने वाले योग्य नहीं हैं। आपके सर या तब सीधा स्टेटमेंट दे रहा हूं मेरे साथी अध्यापकों को, आप योग्य नहीं हैं। नीट जेई वाले आपसे कई गुना योग्य है, इसलिए बच्चे, एक छोटे बच्चों को कहां तक पहुंचाते हैं? 720 में 700 प्लस पहुंचाते हैं, और आप लोग 400 में से सब इंस्पेक्टर में 300 तक ला के बच्चे की मतलब टाई फीस करा देते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली एसआई में 200 में से 200 आंकड़ा वो हमने पूरा करवाया है, इसलिए मैं बोल सकता हूं, और उनको सुनना पड़ता है। और जिसको सुनना नहीं है तो साबित करें आप बच्चों को जीके में 200 में से 200 दिलाने का। साबित नहीं कर सकते, क्यों? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा बराबर। विद्यार्थी को पढ़ाना है तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा। रील बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? स्टेज प्रोग्राम करेंगे तो पढ़ेंगे कब? यार मेरी रील में ये नहीं आना चाहिए, रील कट करा के मैनेज करूंगा तो मैं पढ़ूंगा कब? उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए नीट जेई वाले अध्यापकों को बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं, पर जो पढ़ लेता उनसे वो जिंदगी भर उनको याद करता है। वो कभी दिमाग से निकालता नहीं है कि मुझे किसने पढ़ाया था। और हमारे यहाँ पर भर्ती होने के बाद तो कहते हैं, अरे यार क्या कर दिया, पूरे दिन चुटकुले कहानी सुना रहे थे और परीक्षा में बट्टा बैठा दिया। ये आपको देखना है भाई। आप यदि ये मूल्यांकन नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई आपकी। बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट इस वक्त विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन क्लासें भरने के लिए जूझ रहा है। वो क्यों जूझ रहा है? क्योंकि उनके पास हो सकता है कि मेहनती अध्यापक नहीं हो। प्री में 100 अंक नहीं ला पाते हैं 200 में से। तो आरपीसी ऐसा पेपर कहां से बनाती है जो ये विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। क्योंकि आरपीसी जहां से पेपर बनाती है वो होती है प्रामाणिक पुस्तकें, और हमारा ध्यान हो गया है धंधे पर। हमारी खुद की गाइड निकाली, बच्चों को बेची, आया तो ठीक है, नहीं आया तो अगली बार फिर से। मैंने 2022 में पुस्तक निकाली थी सब इंस्पेक्टर भर्ती को केंद्र बिंदु बनाकर। जब सब इंस्पेक्टर भर्ती आ गई थी तो मैंने पूरी पुस्तकें मार्केट से वापस उठा ली, सारी मार्केट से वापस अपने पास उठा ली हमने। कल पुस्तक बाजार में आई है, और अभी केवल जोधपुर मिल रही है, मंगल बुध गुरु तक बाजार में जाएगी। लोग कहें सर किताब बहुत पीछे रह गई, मतलब अब तक आपकी इतनी प्रतियां बिक जाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, भर्ती आई है तो अब इस भर्ती के अनुसार मुझे उसमें कुछ चीजें जोड़नी है, या जो भी करना मुझे करना पड़ेगा। और मुझे जोड़नी है तो मुझे कम से कम महीना या 2 महीना लगेगा उसमें। त्रुटियां होना मानव का स्वभाव है, होती है, रहेगी। पर मैं यदि अंधा होकर यह पकड़ा दूं कि ले यार किताब बिक जाएगी, ज्यादा बिकनी होगी, भाग्य में लिखा होगा तो विद्यार्थी अभी खरीद लेगा उसे, और नहीं बिकनी होगी तो वापस भी आती है।
जब मैंने वापस मंगाई थी तो कई दुकानदार ने बोला था ये वापस क्यों मंगा रहे हैं आप, ये तो बच्चे ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें इसमें बदल गई है, मानकीकरण 2024 बदला है कुछ चीज़ों में, तो मुझे भी मेरी पुस्तक में उसको बदलना पड़ेगा। हो सकता है एसआई के पाठ्यक्रम में मानकीकरण टॉपिक जुड़कर आ जाए। डिप्टी जेलर में ऐसा हुआ था, डिप्टी जेलर के पाठ्यक्रम में देवनागरी लिपि के मानकीकरण का जो स्वरूप था वो जुड़ा था, नया टॉपिक जुड़ा था। हो सकता है इस बार एसआई में जुड़ जाए। कुछ टॉपिक हैं जो जुड़ सकते हैं, या फिर समान भी रख सकते, जैसे टेलीकॉम एसआई में पाठ्यक्रम समान रखा, हिंदी का समान भी रह सकता है। आरपीएससी की पेपर कमेटी तय करेगी कि पेपर में क्या जोड़ना क्या घटाना है। जोड़ेंगे क्या ये हमें पता है, घटाएंगे क्या वो भी पता है मुझे। इस वक्त 3 ऑप्शन है आरपीएससी के पास, जो आरपीएससी कर रही है। पेपर जोड़ेंगे तो मानकीकरण का स्वरूप है वो रख सकते हैं, पेपर में हटाएंगे, हटाने का मतलब है कि आरपीएससी देशज शब्द को वहां से अपने पाठ्यक्रम से हटा सकती है, जो उसने 2-3 पेपर में 2-3 भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में हटाया है। इसके पीछे वजह आपके बाजार की पुस्तकें हैं। पेपर जो बना रहा था उनके पास हो सकता है कुछ प्रामाणिक पुस्तकें नहीं थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, एक नवीन हिंदी व्याकरण के रूप में, जो काफी विद्यार्थी उसको चाव से पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ाने वाले, कला संस्कृति पढ़ाने वाले, ये लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कि नवीन हिंदी पढ़ लो। उस पुस्तक में लिखे गए देशज शब्द 50% के लगभग गलत है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार 50% के लगभग देश शब्द गलत है, और यह काम आरपीसी को अपने पाठ्यक्रम से देश शब्द हटाने के लिए करने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेखकों को रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें से क्या लिखा नहीं लिखा है, पर हमें फर्क पड़ता है। हम प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जिनके जो पढ़ के जाएंगे उसके आधार पर उसकी नौकरी तय होगी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी पुस्तक में जो पढ़ाएगा उसके आधार पर नौकरी तय नहीं होगी, बल्कि एजुकेशन तय होगी, जो प्रभावित नहीं करेगी आपके जीवन में आपकी आजीविका को। और यहां पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपनी आजीविका को प्रभावित करेगा। सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में आरपीएससी ने देश शब्द को हटाया है, क्यों वो आरपीएससी जाने। डिप्टी जेलर के पाठ्यक्रम में आरपीएससी ने देश शब्द को हटाया है, क्यों वो आरपीएससी जाने। ऐसे ही 2018 में एक शब्द आया था झोंपड़ी, इनमें से कौन सा देश शब्द है, उसका ऑप्शन में था एक शब्द झोंपड़ी। बाजार की जितनी पुस्तकें हैं, लोग कहते हैं कि कई वर्षों से पुस्तक पढ़ रहे हैं, सब आप ही पढ़ लीजिए, उसमें आज भी लिखा हुआ है झोंपड़ी, कोष्ट में लिखा हुआ ऐसा ही 2018 में आया हुआ है, मतलब देश में लिखा हुआ है। ऐसा ही 2018 की आंसर की में झोंपड़ी वाले प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट किया था। ये बात उन लेखकों को नहीं पता है। हमें क्यों पता है? क्योंकि पिछले 15 वर्ष से एक एक पेपर के एक एक शब्द की स्टडी कर रखी है। आरपीएससी ने ये शब्द उठाया, मतलब पेपर वाले के दिमाग में ये नियम था। आप पढ़ते हो प्रश्नों के आंसर, उत्तर, और मैं देखता हूं कौन कौन से शब्द किस नियम से कहां से उसने उठाए, उठाने का स्रोत क्या उनके पास में। और इसमें मुझे लगभग 10 वर्ष लग गए उस चीज को क्रैक करने में, जो बहुत बड़ा आयोग है। अब आज भी लिखा हुआ है कि झोंपड़ी देशज है, 2018 ऐसे में आया है। आज ही विद्यार्थी उसको पढ़ के जा रहे हैं, ये नहीं पता है कि झोंपड़ी क्या हो गया है, डिलीट हो चुका था प्रश्न। ये कौन बताएगा आपको? एक घनिष्ठ वाला है, ट आता ठ आता है, उसमें ट था, उसको भी डिलीट किया था आरपीएससी ने, और आज भी कहते हैं ट भी सही होता है, ट भी सही होता है।
तो फिर आरपीसी डिलीट क्यों कर रही है? आरपीसी बहुत अच्छा प्रश्न बनाती है जब वो प्रमाण के साथ बना दे ऑथेंटिक पुस्तकों से, तो पेपर का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। और इस बार जो एसआई 2025 है, ये दांतों चढ़ी भर्ती बन गई है। 21 वाली भर्ती को भूल करके भी कोई भूलना नहीं चाह रहा है। भूल रहे हैं क्या? नहीं। 21 वाली का जब भी कोई स्टेटमेंट आता है, चाहे अखबार में हो या किसी व्यक्ति का हो, तुरंत लोग उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। 25 वाली भर्ती, जहां तक मेरा जो अनुभव है, जो मैं इन भर्ती परीक्षाओं देख रहा हूं, सबसे सुरक्षित व्यवस्था में से होगी। तो इस भर्ती में जो पढ़ेगा और जिसमें दम होगा वो सीट निकाल लेगा। क्योंकि 21 वाली में जो जो पकड़े गए थे, वो अपने परिवार को कभी नहीं बोलेंगे बेटा इस रास्ते पर जा। क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा होगी जिसमें सरकार के पास भी बहुत योग्य अधिकारी जाएंगे। आपके पास सुनहरा अवसर है। 2021 वाली में मैंने 110 घंटे के आसपास अध्ययन करवाया था। मुझे संस्था ने 60 घंटे दिए थे सिर्फ। क्या सर आपको 60 घंटे में 200 नंबर की हिंदी करवानी है? और 500 घंटे दिए थे उन लोगों को जिनके पास 200 नंबर का जीके का पेपर था। मैंने कहा ये तो नाइंसाफी होगी पुत्र से। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं नहीं करा सकता, मुझसे नहीं होगा। मैंने बोला सर सब करा रहे हैं, हमारे पास में आपको छोड़ कर 8 फैकल्टी और है हिंदी की। मैंने कहा तो 8 से करा दीजिए। मैं तो 60 घंटे में इस पाठ्यक्रम को 200 नंबर के लायक नहीं पढ़ा सकता। उनको मुझसे ही पढ़वाना था। तो आप बताइए। मैंने कहा बताना आपको है, आप बता दो। 500 घंटे उनको दे रहे हो तो मुझे कितने दोगे? देख लीजिए, पेपर के अंक बराबर है, आप विषय मत देखिए। आप उन्होंने मुझे लाके 90 घंटे दिए थे। क्या 30 घंटे डेढ़ कर देते सर आपके। मैंने कहा दुगुने दो, कम से कम 120 दो आप। बोला नहीं सर ये साइन करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है भाई लो, और उसमें भरो कितने घंटे में कौन सा टॉपिक होगा। मैंने कहा ये तो मतलब बलि का बकरा बना रहे हो बच्चों का, मुझे नहीं बना रहे हो। मैं तो निकल जाऊंगा, पर जो बच्चे आपके भरोसे बैठे हैं ना, वो ठग ठग महसूस करेंगे। क्योंकि मैं जब टॉपिक घंटे दूंगा कि मुझे 10 घंटे नहीं 6 घंटे मुझे संधि करवानी है, तो मैं कम से कम 18 घंटे खाऊंगा। अब वो क्या सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने मेरे एक बैच में, अभी जो मेरा लेटेस्ट जयपुर बैच चल रहा है, उस बैच में कितने घंटे संधि हुई है? अभी मेरा एसआई का बैच चल रहा है, उसमें 33 घंटे लगे मुझे संधि को पढ़ाने में। और आप ये मत सोचिए कि कौन पढ़ता है, वो पढ़ते हैं सामने बैठ करके, क्योंकि उन्हें थानेदार बनना है इसलिए पढ़ रहे हैं वो। और जिसको नहीं बनना अपनी लाइफ में, वो टिकेगा भी नहीं मेरे पास में। मुझे ढूंढते हुए आते हैं लोग, क्या सर आप हो कहां पर? और आके बैठते हैं 3 घंटे 3.5 घंटे के बीच क्लास चलती है, चूं भी नहीं होती है, और कोई पानी पेशाब के लिए बाहर नहीं जाता है। उन्हें पता कि 5 मिनट के लिए बाहर गए और यहां क्या चीज छूट जाएगी हमें पता नहीं होगा। ऑनलाइन में पढ़ते हैं, इधर देख के बातचीत करके देख लिया, इधर उसको वापस 10-20 सेकंड उसको वापस क्या करना था, पीछे जाना पड़ता है कि यार पीछे क्या बोला था उसको सुन लेते हैं एक बार। हर बार की चीज, जिसमें से बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आया था, जो हम उसके बाद जरूर बातचीत करेंगे कि ये चीजें हैं जो आपके बाजार में किस रूप में और वास्तव में क्या होती है। एक नमूना मैं जो आपके सामने पेश करूंगा थोड़ी देर बाद में, जो ये पैनल में लगा दे उसके बाद में। 33 घंटे। और मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा दूसरा बैच अभी मैं 27 लगा रहा हूं, भले उससे 5 बचाए या 500 आए या 100 आए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बैच लगा दिया, मैं तो उस बैच को पूरा कराऊंगा। ये नहीं है कि मेरे पास बैच भरा होगा तो ही पढ़ाऊंगा, नहीं। इस भर्ती में पढ़ाना मतलब पढ़ाना है। क्लासेस चलती है ऑनलाइन, लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलती है, सारे बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलते हैं। विद्यार्थी उन बैच को झेल नहीं पाता है। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपके पास बेटर ऑप्शन है
तो वो ढूंढिए आप। बेटर आपको लगता है कि मुझसे बेटर ऑप्शन है, आप ढूंढिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मुझसे बातचीत करिए, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। आपको लगता है कि भाई बेटर है तो जुड़ जाओ, और बेटर नहीं है तो अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालो पढ़ने के लिए, ताकि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजर जाए, उसके लिए आप समय निकालो। मेरे बैच में कभी इस बात की रिफंड किसी ने नहीं मांगी है कि सर आपने जो पढ़ाया मेरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, मजा नहीं आया, मेरी फीस बर्बाद हो गई। जो टॉपिक नहीं पढ़ाया वो एक अलग मुद्दा है, पर जो पढ़ा दिया और वो उसका कवर नहीं हुआ, किसी भर्ती परीक्षा में ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए समय लगा। मैंने भी मेरे जीवन को सरकारी सेवा में नहीं लगाने के फैसले के साथ लगाया इसको मैंने। मेरे पास ऑप्शन था, सरकारी सेवा में जाऊं या जो मैं कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाऊं। एक आपको छोटा सा बताऊं, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप मतलब सरकारी सेवा में है या नहीं है। इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूं, इसका उत्तर है वो आप खुद ही सोच लेना। मैं यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करूं 6 महीने साल भर बैठ करके, तो पहली बात मुझे खर्चा कौन देगा? और जब मुझे कोई खर्चा नहीं देगा तो मुझे ही खर्चा उठाना है, तो मुझे पढ़ाना होगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को आप। सरकारी नौकरी यदि मैं तैयारी करूं तो मेरा खर्चा कौन देगा? ऑप्शन नहीं। मैं मेरा ही खर्चा उठाऊं तो मुझे पढ़ाना होगा, और यदि मुझे पढ़ाना होगा और जो मुझसे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन करवाना होगा तो मुझे पढ़ना होगा। उसके लिए मेरे पास एक है कि मैं एक ही विषय पर पकड़ बनाऊं। मेरी नौकरी लगे नहीं लगे, पर मेरा जीवन यापन अच्छा हो जाए, इसके लिए मुझे पढ़ना होगा। और मेरा जीवन यापन अच्छा हो जाए और मेरी वजह से किसी विद्यार्थी को नुकसान नहीं हो, इसलिए पढ़ना होगा। इसलिए एक ही सब्जेक्ट पर इतने वर्ष निकालें। ये मुझे शुरू से पता था, क्योंकि अध्यापक बन रहे हैं। अध्यापक बना तो मुझे इतनी समझ थी कि मुझे करना क्या लाइफ में, इसलिए मैंने एक ही फील्ड। मुझे लोगों ने खूब बोला, कईयों ने मुझे बोला था कि यार आपको तो इतनी मेहनत वहां करनी चाहिए, आप ये बन जाते वो बन जाते। यार मैंने कहा भाई मैं तो ये बन जाता कोई बात नहीं, पर उस बनने में मेरा खर्चा कौन उठाता? मैं ही उठाता। मैं घर से मांग नहीं सकता, घर इतना सक्षम नहीं था कि मेरा खर्चा उठा ले शहर में बैठे। इतना भी सक्षम नहीं है कि मैं निकमा बैठ के घर बैठ के तैयारी कर लूं। एक बिल्कुल निचले स्तर का जो परिवार कह सकते हो, मध्यम वर्ग नहीं है। आज जो आपके सामने खड़ा हूं इसको कभी देखना मत, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल निचले स्तर का। सरकार के राशन कार्ड से जो सामग्री मिलती है वो भी परिवार लेता था। नरेगा में काम की जॉब मिलेगी, परिवार वो भी करता था। खेती काम करेंगे वो भी करते थे। जमीन है, कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, 10-12 बीघा ज़मीन थी, कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो खेती करनी दूसरों के खेत लेने पड़ते हैं, उसमें आधा हिस्सा दूसरे ले जाते, आधा हमें मिलता था। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में झेलने के बाद में ये समझ आई है कि खुद का नुकसान भले ही हो जाए, पर आपके पास जो पढ़ना है ना उसको वन टाइम चीज मिल जाए। तो कभी विषय काटने के उद्देश्य से नहीं पढ़ा, ना पढ़ाया उसे। ये भर्ती भी है, भले ही एक विद्यार्थी क्लास छोड़ के चले जाए मंजूर है, पर जो टिक गया मेरे पास में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ये मेरा काम है। छोड़ के जाने वाला उसको कितना ही शॉर्ट दे दोगे ना, वो तो भी छोड़ के जाएगा और नहीं रुकेगा फिर आपके सामने। पर जिसको पढ़ना होगा, जिस लगता ना कि नहीं यार मुझे सीट निकाली, मेरा जुनून है,
वो पढ़े। एक उद्देश्य और है, मैं आपको पढ़ाऊं और फिर कहूं यार बाजार से वो किताब लिया ना, तो बहुत बाकी सब उससे कर लेना। मेरे जैसा नौटंकी बाज कोई भी नहीं होगा। पढ़ा दिया, साफ कहता हूं कि आप किसी परीक्षा में कहीं जाके बैठ लो, चाहे मॉडल पेपर कोई भी हल करो, आप सीधे प्रश्न हल करो। आपके नहीं होते तो मेरे पास आओ। किसी पुस्तक में 500 उदाहरण दे रखे, आपको उनसे नहीं मतलब है। मैंने आप जो कंसेप्ट बताया उनसे हल नहीं होता, आप सीधा लेकर आओ मेरे पास। और इसके लिए पढ़ाने में समय लगता है। अध्यापक के पास पढ़ाने के लिए समय होता है, पर उस विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। वो विद्यार्थी कभी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। तो आप अपना मूल्यांकन खुद कर लो कि आपके पास पढ़ने, अध्यापक से पूरा फुल टाइम पढ़ने का समय नहीं है अध्यापक से, तो फिर आप उस भर्ती में अपनी मंजिल को पार नहीं कर पाओगे। अध्यापक 20 किताबें पढ़ के आपको पढ़ा रहा है और आप ये सोचो कि मार्केट ये गाइड पढ़ करके मैं पास हो जाऊंगा आज की प्रतियोगी परीक्षा में, और वो भी सब इंस्पेक्टर और आरएस जैसी भर्ती परीक्षा में किसी इंस्टीट्यूट के, केवल इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ के पास हो जाओगे, असंभव है। आरपीसी कभी किसी एक पुस्तक से पेपर नहीं बनाती है, तो इंस्टीट्यूट तो बहुत दूर की बात है। कैसा उनके हैंड नोट्स आए, हम उसे ले लें, अचार डाल देना उसका अचार। आरपीसी कभी किसी एक पुस्तक को देकर कभी नहीं बनाती है पेपर। यदि बनाती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि सर एक ही पेपर देकर के आपने ऐसा क्यों किया। कोर्ट आपकी बात को जरूर सुनेंगे, इसलिए वो कभी नहीं बनाते हैं। वो 4, 5, 10, 15 पुस्तकें सामने रखे उसके बाद ही बनाते हैं। तो आप में से जिनमें जुनून है वास्तव में ऐसा ही बनने का, उन्हें तो मैं कह सकता हूं कि मेरे साथ जो जुड़ सकते हो, और जिनको टाइम पास करनी है मेरे पास मत आना। आप टाइम पास भी नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, मैं यहीं खड़ा होकर बोल रहा हूं, 2025 भर्ती है, या तो मेरे जीवन की अंतिम भर्ती है या मेरी आगे बढ़ने की एक शुरुआत है। दोनों में से एक चीज मेरे साथ है। कौन है और ऐसा अध्यापक जो इस लेवल को बोल रहा है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है तो बता दो मुझे। कोर्स अधिकतम कैसे सेल होती है? सबका ध्यान इसी बात पर जाता है और इस बात से सिलेक्शन नहीं मिलते हैं। साहब ऑफर आया है, वो आपके लिए नहीं आया, जेब भरने के लिए आया है। ऑफर नहीं आया है, थोड़ा सोच लो वहां पर। आप हो सकता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता आपसे, और जिसको विद्यार्थी से फर्क नहीं पड़ता उसके सेल होने से वो आपको सिलेक्शन देगा, वो चाहे कोई भी हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हूं, वो आपको सिलेक्शन देगा। ऐसा ही परीक्षा होगी तब तक मेरे यहां पर किसी प्रकार की कोई सेल शब्द नहीं आएगा, भले ही दिन का एक कोर्स बिके या 10 दिन में एक बिके। मैं इसमें संतुष्ट हूं, पर जो मेरे पास आया हुआ है वो असंतुष्ट नहीं हो, यही उद्देश्य रहेगा। तो आप में वास्तव में जुनून है तो साथ में जुड़िएगा, जुनून नहीं है तो आए हो, मिल बैठ के बातचीत करते हैं, और आप रास्ते पर, मैं मेरे रास्ते पर। मैं एक बार फिर आपके सामने आऊँगा। कुछ चीज़ें जो वास्तव में मुझे आपको बतानी थी कि किस लेवल पर जाकर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, एक बात और है, यदि आप मुझसे ये सोच रहे हो कि सर ये बता तो कैसे पढ़ना है और क्या करना है, किस तरह से करना है, वो गुरु ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे पास है कलम लेके बैठ जा और जो बताता हूँ लिख ले और परीक्षा जाके बैठ जा, वो मेरे पास है। बाकी चीज़ें हैं कोर्स पूरा होने के बाद में मैं आपको बता सकता हूँ कि अब पेपर फाइट कैसे करना है। वो सारी चीज़ें बाद की होती है, वो पहले की नहीं होती है। कंदोई के पास कंदोई हलवा बनाने बैठा नहीं, कंदोई जी हलवा खिला दो ना यार। अरे भाई बनेगा तब खिलाऊंगा ना।
क्या नहीं, आप पहले टेस्ट करा दो कैसा बनेगा, नहीं, पहले बनेगा उसके बाद में टेस्ट, और फिर कम ज़्यादा होगा तो सारी चीज़ें जरूरत होगी वो सारी हम डाल देंगे उसमें, आप जो कहोगे डाल देंगे। तो पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में सारी रणनीति चलेगी। और इसमें भी हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ आए हैं वे एक्सपर्ट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे आप बातचीत करके भी चीज़ों को, जो शंका आपकी है उन्हें दूर कर लेना। अच्छा, आज आपके मन में कोई शंका हो वो दूर कर लेना। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, आपके सामने कोई सब झूठ नहीं बोला जाएगा। यदि मुझे नहीं आएगा तो साफ मना करूँगा, भाई उससे मुझे पता नहीं है, आपको झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूँ रघुवीर जी पलसानिया को, पधारें और दो शब्द कहें। सर, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और एजुकेशन में मुझे इस जगह स्थापित करने में इस आदमी का एजुकेशन फील्ड में मेरे लिए बहुत योगदान है। कैसे पढ़ाना, कितना पढ़ाना, इस व्यक्ति ने कभी मेरे से प्रश्न नहीं किया। जब भी मुझे इस एजुकेशन पढ़ाने में, अध्यापन जो मेरा फील्ड है, इसमें मुझे जब जरूरत पड़ी मैंने इस आदमी को याद किया। मैंने ये नहीं देखा आदमी सो रहा है, बैठा है, क्लास ले रहा है, क्या कर रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा। मुझे ज़रूरत है, आपको मेरा कॉल अटेंड करना होगा, क्योंकि मुझे आपकी राय चाहिए होगी इसमें। पर ये राय उन्होंने मुझे कभी नहीं दी कि तुम्हें पढ़ाना कैसे और कितना पढ़ाना। इन्होंने साफ कह दिया, दो चीज़ राय मैं कभी नहीं दूंगा, वो निर्णय तुम्हें करना है, और बाकी तुम्हें जब जिस चीज़ जरूरत पड़े मुझे बताना। आज मैंने ये बोला, उन्होंने बोला कि नहीं 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 मैं नहीं चलो। मैंने कहा देखिए, आज आपको दोस्ती की कसम आपको चलना होगा। ये आदमी सब कुछ छोड़ कर गया। कि मेरे जीवन में इस आदमी का काफ़ी महत्व है, और जो है वो है, और आज से नहीं है, कई वर्षों से है। ये अलग जगह पढ़ाते हैं, मैं अलग जगह पढ़ाता हूँ। ना तो मैं मेरी बात इनको कुछ शेयर करता हूँ इस चीज़ की, और ना ये कभी मुझे शेयर करते हैं, ना हम पूछते हैं। हम तो सिर्फ हमारी दुनिया में रहते हैं। आपने अच्छा पढ़ा दिया, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप भी हो, किसी फील्ड में रहो, कभी दोस्ती पर आंच नहीं आनी चाहिए। यार तू मेरा दोस्त है, तू वहां क्यों चला गया? अरे यार दोस्त है, अब चला गया तो मंजूर करो, और आपको तकलीफ हो रही है तो दोस्त नहीं हो। वो परिस्थितियां होती है चीजों में। तो चलिए सर, आप माइक संभालिए, जिसमें आप माहिर हैं आप वही करें। नमस्कार जी। सर ने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई, और ये मूल जितनी भी चीज़ें थी सारी धरातल से जुड़ी हुई थी। अभी भी सारी डिमांड सर की है, क्योंकि आप सब हिंदी सीखने के लिए यहाँ पर आए हो, और हिंदी के बारे में सर ने बताया भी आपको कि किस तरीके से, किस लेवल से आपको पढ़ना है। 200 अंक की आपकी हिंदी है, और दोस्ती के नाते मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप ये सोचे कि अपना दोस्त है इसलिए प्रशंसा करने के लिए पटा करके ले आया होगा दोस्त को। आप सब जानते हो, उत्तर भारत में सबसे बेहतरीन तरीके का जो इंसान राघव प्रकाश जी हुआ करते हैं, जिनकी किताब आती है, उनसे इनकी एक बार जो मुलाकात होती है, और जब दोनों के बीच में बातचीत चलती है, तो मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि राघव प्रकाश जो आज 80 साल के आसपास है, और बेहतरीन तरीके का इनका जो हिंदी को लेकर के विचार हुआ, उस दिन से मैंने मान लिया कि अगला हिंदी का उत्तर भारत का सबसे बड़ा विद्वान होगा तो वो सुखराम कालीराणा होगा। फालतू की बकवासबाजी नहीं है, बंदा पढ़ाता है, थोड़ी सी प्लेट जरूर ढीली है, जानते हैं शायद तुम सब, और सबने सुन रखा है। बाकी पढ़ाता बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। शायद क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब की बार जैसा आपने देखा कि फर्स्ट ग्रेड का जब आरपीएससी का पेपर हुआ, तो लोगों की हवा निकल गई, हवाइयाँ उड़ गई। अभी जब भी जयपुर में बैच स्टार्ट था, उस बैच में मैं गया था, बच्चों से रूबरू होकर के आया था,
तो बच्चों को मैंने कहा कि हिंदी भी अब की बार ऐसी आएगी, ध्यान रखना, जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, लोगों को पता ही नहीं चला, 10-15 क्वेश्चन नहीं कर पाए लोग। हिंदी का भी सेम वैसा ही पेपर आएगा, और तैयार रहना। सर को भी मैंने कहा कि तैयार, बच्चों का मतलब 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 90 से ऊपर। तो सर ने कहा गारंटी लेता हूं 75 से ऊपर सही करवाऊंगा, नहीं तो कह देता मैं तो 100 में से 100 ही करवा दूंगा। 75 से तो ऊपर, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के मैं 75 से क्या करवाऊंगा, ऊपर करवाऊंगा। मतलब फालतू का लॉलीपॉप नहीं देना। नहीं, वहां क्या था, बच्चों को कह देते कि हाँ 90 नहीं, आपके 99 से करवाऊंगा, 100 के 100 करवाऊंगा। एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पिछली वाली भर्ती में पूरे में से पूरे नंबर लाए हिंदी में। ताली तो बनती है ना, पूरे में से पूरे। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में, मतलब 200 में से 200। आप को देखो, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सर आपको पढ़ाएंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, और एक बार जी जान लगा करके पढ़िए आप, बढ़िया शानदार तरीके। मतलब जो 4-5 महीने या 7-8 महीने आपके पास में है, वो आप दे दीजिए एक बार बढ़िया तरीके। थोड़ा सा सोशल मीडिया से हलाएंगे। सर कह रहे थे कि सोशल मीडिया से दूर, अगर तुम सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। जरूरी भी है सोशल मीडिया, लेकिन उसको एक लिमिट टाइम में, क्योंकि हम जो भी प्रचार करते हैं, आजकल प्रचार का माध्यम क्या है, सोशल मीडिया ही है। तुम्हारे तक सूचनाएं किसके माध्यम से पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से। वो बात अलग है कि नौकरी के पहले और नौकरी के बाद जो रीलें चलती रहती है, वो अलग चीज है। रील की तरफ कम और मूल कंटेंट पे आप थोड़ा ध्यान दो। बहुत बढ़िया तरीके से जीके पर भी आप विशेष रूप से फोकस करो, बराबर का है, वो थोड़ा टिपिकल भी है। बहुत बढ़िया तरीके से जितनी आपकी मेहनत हो सके, थोड़ा टाइम बढ़िया एक बार मैनेज करो, जितना आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ा पहले दिन 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़े 4। और जिस दिन पढ़ना सीखे, आपके पास टाइम कम पड़ेगा। अभी अपन क्या करते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं वही तुम घर जाते हैं 1 घंटे में पढ़ लेते हो, हम 2 घंटे में पढ़ाते हैं, आप 1 घंटे 15 मिनट में उसको रट्टा मार लेते हो। उस पर रिसर्च करो आप बढ़िया तरीके से, उस पर यानी सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या हो सकता है। गूगल कीजिए, विकिपीडिया वगैरह और बहुत गवर्नमेंट की साइटें हैं जीके वाला, बढ़िया तरीके से आप पढ़िएगा। जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। बाकी आपके जो बहुत सारे हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, मैं ये चाहूंगा कि आप क्वेश्चन सर से पूछे और आपको आंसर दे, ये ज्यादा बेहतर। क्योंकि आज आप मूलतः मुझे सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे साथियों को सुनने के लिए नहीं है। ये तो सर ने एक माइक मेरे को थोप दिया तो आ गया मैं। बाकी आप आए मूल हिंदी के लिए आए हो, और हिंदी में आप जब पूछोगे तो सर आपको बता पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि क्या आप कुछ क्वेश्चन भाई की वजह से, मुझे संधि कैसे पढ़नी है, सर्वनाम कैसे पढ़ना है, और कौन सा यानी जो वर्ण विचार कैसे पढ़ने, ऐसे आप खुद मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। आप टीचर से पढ़ना अपने को है, इतनी चीज उनसे पूछिए कि वो आपको एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आपके